स्वागत है आप सभी का द लिविंग वर्ल्ड का ये पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको देख लेना। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप सिंपली ऊपर आई बटन में क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहले उन वीडियो को देख लेना और उसी के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और इससे पहले के ऊपर के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर चुके हैं। तो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आखिर है क्या ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो बाई का मतलब है दो, और नोमियल का मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ नेम, यानी नाम के दो कंपोनेंट्स को बाइनोमियल कहते हैं। और नोमेनक्लेचर तो किसी भी चीज़ का नाम रखने की प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ के नाम रखते टाइम हमें उसका ऐसा नाम रखना है कि उसका नाम दो कंपोनेंट में बटा हो। तो इस तरह के नाम रखने वाले प्रोसेस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये हमें लेनियस साहब ने दिया था, ठीक है। बाइनोमियल के जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं जीनस या फिर जेनेरिक नेम, ठीक है। उसको जीनस या जेनेरिक नेम कहा जाता है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिटाइट कहा जाता है। अब किसी का भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। किसका एग्जांपल से? मैंगो के एग्जांपल से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहीं से याद रखना कि लेनियस साहब ने ही हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और जिस एग्जांपल से हम पढ़ेंगे ये एनसीईआरटी में का ही है, ठीक है। तो जिस एग्जांपल से हम पढ़ेंगे यानी मैंगो के एग्जांपल से, उसका नाम भी किसने दिया था? हमें लेनियस साहब ने ही दिया था। तो यहाँ से एक चैन बना के याद रखना। तो चलिए बात करते हैं रूल्स क्या क्या उन्होंने बताए थे हमें। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका लिन, और यहाँ पे ये जो लिन है वो साइंटिस्ट का नाम है। लिनियस नाम था ना साइंटिस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनियस नाम था, तो उनका शॉर्ट फॉर्म में लिन लिख देते हैं। तो लास्ट में साइंटिफिक नेम आता है। पहला रूल हमने आपको ये बता दिया, और हमने जैसे कि बताया था कि नाम क्या होगा वो दो टुकड़ों में बटेगा। पहला इसमें जैसे बटा मैंगीफेरा, और दूसरा जो बटा वो इंडिका। तो पहला वाला जो था वो था हमारा जेनरिक नेम, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, जीनस। और दूसरा जो इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज को दर्शाता है या स्पेसिफिक एपिटाइट को दर्शाता है, ठीक है। तो इससे आखिर हमें क्या पता चल रहा है? तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मैंगीफेरा जीनस है आम की, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिटाइट है या फिर स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे याद रखना है। और लिन लास्ट में जो आया वो साइंटिस्ट का नाम था। दूसरा रूल हमसे ये कहता है कि मैंगीफेरा इंडिका जैसे ये नाम है, इसमें जो पहला हमारा कंपोनेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे अब मैंगीफेरा में यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल बना है, स्मॉल एम नहीं बना। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल है कि जो सेकंड में होगा यानी क्या होगा, स्पेसिफिक एपिटाइट होगा या स्पीसीज होगी, वो क्या होगी, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल केस में होगा यानी छोटा होगा। तो ये हमारे 3 रूल्स हो चुके हैं यहीं पर ही, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ आ रहे होंगे। चलिए अब नीचे और बात कर लेते हैं। तो फोर्थ रूल ये है, अगर हम जब भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं या पेंसिल से खुद लिख रहे हैं अपने हाथों से, तो जब भी हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसमें सेपरेशन होगा, ठीक है। सेपरेटली अंडरलाइन होगा। जैसे पहला को सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया और दूसरे को सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। और अगर हम टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक फॉन्ट के अंदर करेंगे, क्यों? उसका लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन। तो ये लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन से ही ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। इनके नाम लैटिन से ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है, यानी इस लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं होता। तो हमें कोई ऐसे नाम रखने थे जो बदले ना। तो अगर लैंग्वेज ही बदल गई जिस लैंग्वेज से लिखा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे नामों का? तो इसलिए हम लैटिन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो लैटिन वर्ड्स को लेते हैं या ग्रीक वर्ड्स को लेते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है, क्योंकि वो चेंज नहीं होते। जैसे अल्फ़ा बीटा भी एक एग्जांपल है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये क्यों लिया हमने? इसीलिए तो लिए क्योंकि ये चेंज नहीं होते। पर आगे बढ़ने से पहले ये जरूर देखिए कि हमने यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम लिखा है ना, वो अंडरलाइन नहीं किया गया है, ठीक है। उसको अंडरलाइन नहीं किया, इन दोनों को किया, उसको अंडरलाइन नहीं किया। और दूसरा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम उसे इटैलिक फॉर्मेट में लिख रहे थे, ठीक है, ओरिजिन लैटिन दिखाने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने लिन को किया, उसको इटैलिक नहीं किया। ये सीधा खड़ा है। कोई भी नाम है जैसे अमन है, तो ये सिंपली हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसी नाम को इटैलिक फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, टेढ़ा, ठीक है। तो इटैलिक ये होता है टेढ़ा करके लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इनको तो टेढ़ा कर दिया, लीनियस का नाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा एक रूल है, नेम ऑफ ऑथर इज इन एब्रिविएट फॉर्म एट द एंड ऑफ द नेम इन रोमन स्क्रिप्ट। हमें क्या करना है, बस इसको कोई चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे लीनियस लिखा, इसको अंडरलाइन नहीं किया। अगर हम टाइप भी कर रहे हैं तो उसको हम इटैलिक फॉर्मेट में नहीं दिखाएंगे। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ में क्या है, बहुत सारी स्पीसीज हैं। अब उन सभी को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्लासीफाई तो करना ही है। पर हमको क्या करना है, उसको इस तरह से क्लासीफाई करना है कि वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हों, ठीक है। यानी वो आंखों से देख के ही हम उसे इजीली ऑब्जर्वेबल कर लें, यानी समझ लें, ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। दिस कैटेगरीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप, रैंक, यूनिट या टैक्सा, ठीक है। और टैक्सा क्या है, कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल। टैक्सा क्या करता है, डिफरेंट लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनका जो ऑर्डर है वो है प्रीमेटा, क्लास जो है वो मैमेलिया, किंगडम क्या है वो एनिमेलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे आपको आगे समझ आएंगे, ठीक है। अभी हम इसे आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो क्लास, ऑर्डर और किंगडम है, ये सब क्या है, ये सारे टैक्सा हैं,
बट एट डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल के टैक्स हैं। हमने जो कैटेगरीज को कैटेगराइज किया है वो हमने कैसे किया है, उसे ग्रुप बना रखे हैं, या रैंक बोल लीजिए, या यूनिट बोल लीजिए, या टैक्सा बोल लीजिए। ठीक है, तो हम इससे मेनली इस चैप्टर में टैक्सा बोलेंगे। तो अब ये जो टैक्सा है उसी के अंदर जैसे ह्यूमंस में हमने पढ़ा कि ऑर्डर तो प्रीमेटा है, क्लास मैमिलिया है, किंगडम क्या था, एनिमल था। तो ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये जो है ये क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ये सब किस में आते हैं, ऑल टैक्सा में आते हैं, पर ये अलग अलग लेवल के टैक्सा होते हैं। और इसी प्रकार से हर ऑर्गेनिजम्स को वेरियस टैक्सा के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। यानी जैसे हमने बताया जैसे अलग अलग टैक्सा, जैसे क्लास, ऑर्डर, तो इसी तरह से अलग अलग टैक्सा के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, और इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी यहाँ से दो प्रकार की है, एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी है और एक कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, चलिए बात करते हैं। तो पहले कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो इस टैक्सोनॉमी के अंदर क्या था, तो ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, तो ये सिंपल था कि पहले कैरेक्टराइजेशन करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, यानी नाम कैसे रखना है। ठीक है, इसको ना आपको अच्छे से समझाने के लिए यहीं पर ही एक एग्जांपल है, मैं उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हम खेलेंगे जंगल जंगल। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको लेके अब जा रहा हूँ जंगल में। ठीक है, मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम आ गए हैं जंगल में, अब हमें ये जानवर दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे करना है इसका नाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, यानी मैं सबसे पहले इसके सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को नोट करूंगा। जैसे कि प्रेजेंट ऑफ एंटीना, इसकी तो हमें एंटीना देखने के लिए मिल रहे हैं। जॉइंट अपेंडेंस है इसके पास, और देखने से हमें ये भी पता चल रहा है कि इसके पास सिटिनियस एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, हमें एक जानवर दिखा इस तरह का, हमने देखा कि हाँ भाई ये कुछ अलग सा तो है। इसका नाम रखने से पहले हमने देखा यार इसके पास तो दो एंटीना है, इसके जो है सिटिनियस स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जॉइंट अपेंडिस है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसकी ऑब्जर्व करी। उसके बाद हमने किया, इसे आइडेंटिफाई किया। तो कैरेक्टराइजेशन से हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पहले पता चल गया कि इसका एंटीना है, तो हमने सोचा यार एंटीना किसका होता है, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर किसका होता है, किसका पास होता है, ऐसा। तो हमें पता चला कि हमने क्या किया, एक आइडिया लगाया, गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज इट। हमने इसके आइडिया के बारे में फाइंड किया कि ये किस तरह से हो सकता है, कि एंटीना किस में पाया जाता है। हमने इस तरह से खोज करी, तो हमें पता चला कि ऐसा तो इंसेक्ट्स के अंदर होता है। उन्हीं के पास क्या होते हैं, दो एंटीना होते हैं यूजुअली, और उनका सिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, और जॉइंट अपेंडिस इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो इंसेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पास ये सारी क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम क्या करेंगे, इसे क्लासीफाई करेंगे, और तब तक क्लासीफाई करेंगे जब तक मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो जैसे हमने इसे क्लासीफाई किया। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, क्लासीफाई यानी किसी और के साथ छाटने लगेंगे कि ये सिमिलरिटीज़ किसके साथ और मिल रही हैं। तो जैसे इस केस में हमने इसे और छाटा कि भाई हमें तो पता चल गया इसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉकरोच से मिल रही हैं, तो हमें पता चला ये कॉकरोच से ही मिल रहा है क्लासीफाई करने के लिए। तो अप टू जीनस लेवल तक न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्या होगा, कॉकरोच के ही सिमिलर होगा। ठीक है, जीनस लेवल तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, और जीनस है, वो सारे क्या होगा, सेम टू सेम होगा कॉकरोच के जैसे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड स्टेप भी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बात करें। तो अब हम जैसे मैंने आपको कहा कि इसको क्या देंगे, किंगडम देंगे, फाइलम देंगे, क्लास देंगे, स्पीसीज देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम इसमें होगा जो सिमिलर किसके है, कॉकरोच के जैसे ही सिमिलर इसके अंदर हमें मिला। अब जो ये अलॉटमेंट होगी ये सिंगल स्टेप तो नहीं होगी कि एक ही बार में हो गया, हमें पहले इसकी किंगडम फाइंड करनी है। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर है कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और इसी के बाद आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। जीनस तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, ऑलरेडी हमने इसका नाम रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्पीसीज के बारे में ही लिखेंगे। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, जैसे हमने बात करी। और ये सारे स्टेप्स किसके अंदर आते थे, कन्वीनियंट टैक्सोनॉमी के अंदर। तो ये सारे किसके अंदर है, कन्वीनियंट टैक्सोनॉमी के अंदर के ये स्टेप थे। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी हमसे क्या कहती है। तो ये बेस्ड है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सीडी से। ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सीडी से। अब ये क्या है, इसका मतलब समझाते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकली, यानी उसके केमिकल रिएक्शंस, यानी इंटरनली वो क्या है। आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी इंटरनली वो क्या है। ठीक है, और दूसरा हम फिर देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फिर उस हिसाब से उसे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है, उसमें सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार से उसके हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसेसेस, उसके बारे में स्टडी करते हैं और उस हिसाब से उसे क्लासीफाई करते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी उसे आगे जाके क्लासीफाई किया जाता है। तो ये थे हमारी मॉडर्न। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक थे। यहाँ पे देखिए, हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें बस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है, उसके अंदर के एटोनॉमी के बारे में नहीं बता रहा। तो इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई। अब इसी के हिसाब से क्या होती है, टैक्सोनॉमी होती है, यानी नाम रखा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। पर आगे चल के क्या हुआ कि ये भी ना उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाई। ठीक है, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिस्टमा के बारे में। अब इसी से समझ लेते हैं। ठीक है, सिस्टमा क्या है, वो टैक्सोनॉमी तो कर ही रहा है, कौन सी वाली मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो वो सारी ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारी तो वो पढ़ ही रहा है, पर उसके साथ वो एक और चीज़ पढ़ रहा है, इवोल्यूशनरी भी पढ़ रहा है, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बता रहा है। यानी आपको ना कौन सा जानवर किसका क्या लगता है, यानी ये रिश्तेदार है, ये सबके रिश्ते निकालता रहता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो सिस्टमैटिक क्या करता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ साथ ये इवोल्यूशनरी के बारे में भी बताता है, यानी ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में।
तो जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बता रहा है, तो इसीलिए ये एक बिगर ब्रांच है टैक्सोनॉमी से। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना। और ये जो सिस्टमैटिक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी एक सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया। ठीक है, तो आई होप अभी तक का आपको सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताना, आपके कमेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपने IUPAC के बारे में नहीं पढ़ा तो उसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट में वो वीडियो दिख रही है, उस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप उस टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो इसका पार्ट 4 भी आ चुका होगा, जो आपको राइट वाली वीडियो में दिख रहा है। तो जल्दी से इनमें से किसी एक वीडियो पे क्लिक करिए और बाकी बातें हम करते हैं वहीं पे।